हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर, बाजार टांडा, अंबेडकर नगर। बच्चों, कल हमने वैद्युत द्विध्रुव और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया था। आज हम लोग लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था उसमें थोड़ी सी एक जगह कहीं पे मिस्टेक थी। उस मिस्टेक को मैं पहले आपको समझा दूं, जिससे जो लोग वीडियो देखे हों उनको अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वो निरक्षीय स्थिति जब मैं लास्ट में पढ़ा रहा था आपको, ऐसे कुछ मैंने चित्र बनाया था, आप मिला लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र वाली स्थिति मैंने यहाँ समझाया था, ऐसे करके जो E यहाँ पे लिखा था, इधर E1 था, इधर E2 था, थीटा यहाँ भी था और थीटा यहाँ भी था, है ना। भाई कन्फ्यूजन ना रहे आप में तो सही रहेगा। तो जब हम इस E1 को घटक में बांटते हैं बेटा ऐसे, तो E1 का देखो थीटा जिधर होता है उधर कास घटक होता है, तो E1 का कास घटक इधर हो जाता है और E1 का साइन घटक इधर हो जाता है। ठीक वैसे जब हम E2 को घटक में बांटते हैं, E2 को, तो जिधर थीटा होता है इसी ओर एक और आता है, कौन? E2, लेकिन जिधर थीटा नहीं होता है उधर उसका साइन घटक आता है। तो ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों परस्पर बराबर होते हैं। चूंकि E1 और E2 का मान बराबर था ना, इसलिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा भी आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन दिशा इनका विपरीत होने के नाते ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और कट जाएंगे। इसीलिए इनका गणना हमने उसमें नहीं किया था, ठीक है। केवल परिणामी तीव्रता पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के वैल्यू लगा दिया था, ठीक है। ये कट जाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। आप अगर चाहें तो वहीं पे फिगर भी बना सकते हैं और एक दो लाइन बीच में वहीं लिख दीजिएगा कि लंबवत घटक जो हैं, है ना, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वो कट जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं एक दूसरे से, वो परिणामी में नहीं जुड़ते, ठीक है। परिणामी में सिर्फ कौन यहाँ पे कितना बचता है वैद्युत क्षेत्र? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ही बचता है। तो ये इतना थोड़ा सा मिस्टेक था वहाँ पे, ये मैंने नहीं बताया था, हमने आपको यहाँ बता दिया है। उम्मीद करते हैं अगर कोई भी मिस्टेक रही होगी आपकी तो वो दूर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ भी बेटा दो स्थिति है, एक अक्षीय स्थिति है और दूसरी निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी पोजीशन? अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। चलो समझिएगा सभी लोग फिगर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो ये दूरियां बेटा आप सभी लोग समझ रहे हो कि L हो जाएगा ना। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ से दूरी कितनी बचेगी, R माइनस L बचेगी और यहाँ से R प्लस L हो जाएगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्या विभव V1 बराबर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो अभी इसके पहले हमने जो वीडियो इसके पहले पढ़ाया उसके पहले वाले में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ाया था। सूत्र क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर वोल्ट। आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर माइनस इतना वोल्ट आ गया। इसमें डायरेक्शन नहीं लिखना होता है विभव में। क्यों? क्योंकि विभव अदिश राशि है। ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव पूरा लिखिएगा आप लोग। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। यहाँ पे या तो माइनस क्यू लिख दो या तो आगे ऋणात्मक लगा दो, R प्लस L इतना वोल्ट। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्या विभव V बराबर, दोनों जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2 सीधे हो जाएगा चूंकि अदिश है। अब बीजगणितीय जोड़ यहाँ लिखेंगे। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह सहित लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर प्लस, कॉमन क्या है? क्यू भी कॉमन है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस L माइनस 1/r प्लस। अब यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए इतना कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या आएगा? R प्लस L और माइनस, ये -1 है, इसका इसमें गुणा होगा तो -1 का R में तो -R हो जाएगा, और -1 का -L में प्लस L, और R माइनस L का R प्लस L में जब गुणा होगा तो A माइनस B A प्लस B से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लग जाएगा। -R प्लस R कट गया। इसको इस तरह से लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू गुणे कितना? L और L जोड़ोगे 2L, और नीचे R स्क्वायर माइनस, ये परिणामी विभव बराबर आ रहा है बिंदु P पर। अब क्या कहोगे? चूँकि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा किससे? R स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को क्या करने पर? छोड़ने पर, L स्क्वायर छोड़ देंगे, तब कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू गुणे 2L को क्या लिख देते हैं? P, और इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? चूँकि P बराबर क्या होता है? क्यू गुणे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये आया बेटा इतना वोल्ट जो है अक्षीय स्थिति में क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कहना है? यदि वैद्युत द्विध्रुव कहाँ हो? निर्वात अथवा वायु में हो तो के बराबर 1, तब V बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्यूब नहीं है, तीव्रता वाले में क्यूब आता है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा
वायु में हो। ये द्विध्रुव जो है हमारा अगर निर्वात में रखा हो या वायु में रखा हो तो परावैद्युतांक K का मान 1 हो जाता है। तो V बराबर 1/4πε0 P/r² वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में समझ गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। तो आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में सीख लिया है। ठीक है, अब बारी है निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो इसमें क्या करेंगे, माना एकदम सेम वही बात फिर लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव कौन है? हाँ, AB है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव वो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना आप लोग हिंदी में लिख लोगे बना के। मानव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इतना सब हो जाएगा। अगर ये नहीं कहोगे तो आपको निर्वात अथवा वायु पहले मानना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालते हैं। चलो, +q आवेश के कारण बिंदु निरक्षीय स्थिति में, यहाँ हेडिंग में समझ लेना है तो क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव ने तीव्रता समझो। +q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये दूरी बताओ कितना होगा। ये L है ना और ये R है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो AP बराबर BP बराबर, दोनों में यही आएगा, दोनों ओर इधर भी निकालोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो √I² + L² पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, दोनों ओर वही आएगा। तो 1/4πε0 K Q/r² नहीं होता, Q/r वोल्ट होता है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है 1/4πε Q/r वोल्ट, और r² कर दोगे तीव्रता हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा √r² + L²। इतना वोल्ट हो गया उस आवेश के कारण। अब ऐसे ही इस आवेश के कारण निकालिए। -q आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर वैद्युत विभव V2 बराबर माइनस हो जाएगा। ये मैंने कई बार पढ़ाया है अभी कि ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है और दूरी वही है, तो Q/√r² + L² वोल्ट, इतना वोल्ट। तो इसके कारण भी विभव मिल गया, उसके कारण भी विभव मिल गया। और चूंकि विभव अदिश राशि होता है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 + V2 मान रखिए। चलिए V1 का 1/4πε0 K Q/√, हाँ यहाँ जहाँ प्लस होता था वो इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। 1/4πε0 K Q/√r² प्लस बराबर कितना, हाँ 0। ये भी वही राशि है, ये भी वही राशि है पूरा, बस बीच में माइनस है।
जैसे ही x माइनस x बराबर 0 होता है, सेम राशि हो, बीच में माइनस हो, तो ऐसे इतनी भी राशि जो है ये भी राशि सेम बराबर है और बीच में माइनस है तो उतना 0 आ जाएगा। तो आप आज सीख लिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक नया पॉइंट सीखते हैं, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ है क्या? शब्द से ही स्पष्ट है बेटा, सम और ये विभव है ना, पृष्ठ सरफेस है ना। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है ना, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, चाहे जितने बिंदु हों इसमें, इस पृष्ठ पर, उन सभी पर जो वैद्युत विभव है ना, वो समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, चाहे जितने बिंदु हों उन सब पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवों का अंतर होता है, विभवांतर जो होता है, वो शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। या समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर क्या हो? शून्य हो, है ना, विभवांतर शून्य हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि विभव शून्य है? इसका मतलब अगर इसके बीच विभवांतर शून्य है तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। जब विभवांतर शून्य तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या बताया था हमने? Q गुणे डेल्टा। अगर डेल्टा V 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा? तो आज आप लोग एक बात सीख गए कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, परंतु ये तभी संभव है जब हम उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेके जाएं उसमें। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हम आवेश को लेके जाते हैं, परपेंडिकुलर लेके जाते हैं आवेश को, तब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होती हैं? प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। कौन? बल रेखाएं अगर हम खींचे, जैसे मान लो ये पृष्ठ ऐसे हमने खींच दिया, बल रेखाएं लंबवत कब होती हैं? जब वो पृष्ठ गोलाकार हो। आपको पता है, धन आवेश हो, है ना, गोलाकार होती है। सारी बल रेखाएं कैसी होंगी? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई होंगी, है ना, सभी। तो ये पृष्ठ जो होगा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो अगर समविभव पृष्ठ है तो बल रेखाएं सब जो है इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो समझ गए समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर दो बिंदुओं या जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समविभव पृष्ठ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। और इसमें और निकालें निष्कर्ष तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो कोई भी कार्य
नहीं करना पड़ता है, परंतु ये तभी संभव है जब हम आवेश को उस पृष्ठ के लंबवत लेके जाएं वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, और जो बल रेखाएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं इस स्थिति में। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इतना आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों को आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेस्ट ऑफ लक।